11 शादी की पहली रात। विक्रम का रूम लाल गुलाबों से सजा हुआ था। रिया अभी अपने रूम में नहीं आई थी, वह यशोदा जी के साथ उनके रूम में थी। विक्रम अपने रूम में आया और वॉशरूम में चला गया। विक्रम के वॉशरूम में जाते हैं रिया रूम में आ गई। रिया ने रूम में जाते ही चारों तरफ नजर घुमाई। रूम को देखकर रिया ने मन में सोचा, रूम तो बहुत अच्छा है रावण कुमार का, इसीलिए इतना घमंड स्मर्क है। विक्रम जो रिया के पीछे ही खड़ा था उसने पूछा, क्या कहा तुमने? जब रिया ने पीछे से विक्रम की आवाज सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा, जिसे देखकर वो डर से कांपने लगी। क्या कहा तुमने रावण कुमार? मैं घमंडी भी हूं? रिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना मुझे बहुत नींद आ रही है और जब ना मुझे नींद आती है तो मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूं। विक्रम हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछता है, नींद आती है तब तुम कुछ ना कुछ बोलती हो? आर यू सीरियस ना? जी हाँ, बिल्कुल सीरियस हूं मैं। आपको क्या लगता है? विक्रम ने जानबूझकर रिया से कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों सो रही हो? आज नहीं, मैं तो रोज इस समय तक सो जाती हूँ। अच्छा, लेकिन तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और अब तुम्हारे शादी हो गई है, और वैसे भी शादी की पहली रात कौन सोता है? विक्रम की बात सुनकर रिया ने उससे पूछा, आखिर आप चाहते क्या हो? विक्रम मैं बहुत ही मासूम बनकर जवाब दिया, अब तुमने की है ना काम की बात। मिस रिया कपूर नहीं नहीं, अब तुम रिया कपूर नहीं ना, अब तुम मिसेस रिया ओबरॉय मेरी पत्नी। स्माइल स्माइल, और वैसे भी तुम इतनी नासमझ नहीं हो कि तुम्हें इतना भी पता ना हो एक पत्नी को अपने पति के लिए क्या करना चाहिए। विक्रम रिया को देखते हुए आगे जाने लगा। रिया अपने कदम पीछे की ओर ले जा रही थी। पीछे जाते जाते रिया दीवार से जा लगी। विक्रम उसके आगे आकर खड़ा हो गया। रिया दूसरी साइड से जाने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे दोनों तरफ से हाथ रखकर वही खड़ा कर लिया। जान कहाँ जाने का इरादा है? यही रहना होगा आज, कल और हमेशा। रिया ने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ, 00000, तो मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ। चलो ये सब छोड़ो, तुम जानना चाहती थी ना मुझे क्या चाहिए? यदि मैं बता दूं तो क्या देने को तैयार हो? हाँ, पॉसिबल हुआ तो जरूर। रिया को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे फिर से हाँ कर दी। हाँ 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 मिसेस रिया ओबरॉय, जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वो आपके पास है और आपके लिए देना इम्पॉसिबल नहीं है। रिया ने जल्दी से कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। जल्दी कीजिए, मेरा मतलब है जल्दी बताइए, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। विक्रम मुस्कुराते हुए रिया के करीब आया, ओके, और इतना कहकर उसने एक ही झटके से रिया को अपनी ओर खींचा और उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। विक्रम उसे बड़ी ही पैशनेट किस करने लगा। रिया ये सब होता देखकर चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम ऐसा कुछ करेगा। रिया उससे धक्का देने लगी, जिससे विक्रम ने उसे और पैशनेट किस करना शुरू कर दिया। वह उसके होठों को काटने भी लगा। बहुत देर बाद जब उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी तब विक्रम ने उसे छोड़ दिया। रिया गुस्से से तिलमिला रही थी। यह क्या था विक्रम? विक्रम अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, तुम ही ने तो कहा था जो करना है जल्दी करो, इसलिए कर दिया। विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? या फिर से करो, इसका इंतजार कर रही हो? नहीं, और सिर पर पैर रखकर रिया वहां से भाग गई। विक्रम उसे भागते हुए देखकर मुस्कुराने लगा और विक्रम अपने स्टडी रूम में चला गया। सुबह का टाइम। विक्रम ने रिया को उठाते हुए कहा, रिया उठो, कब तक सोने का इरादा है? रिया नींद में ही बोलने लगी, अभी सोने दो ना। विक्रम ने फिर से कहा, माँ ने नीचे बुलाया है, जल्दी चलो। रिया को ना उठते देखकर विक्रम रिया के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। रिया अभी भी नींद में थी। उसने अपनी बाहें विक्रम की गर्दन के आसपास लपेट ली। विक्रम रिया को लेकर सीधे बाथरूम में गया और बाथटब में उसे लिटा दिया। जब रिया को ठंडे पानी का एहसास हुआ तो उसे एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसे विक्रम का चेहरा नजर आया, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। रिया पानी में ही विक्रम पर चिल्लाने लगी, तुम मेरे कमरे फ्यू में कैसे? विक्रम मुस्कुराते ओपन माउथ स्माइल हुए, तुम्हारा कमरा मैडम, नींद से जागे, यह मेरा कमरा है, लेकिन आप भी सही कह रही हैं। रिया ने इधर उधर देखा और विक्रम की तरफ देखकर कहने लगी, सही गलत बाद में देखेंगे, पहले यहां से निकलो जल्दी से। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों इतनी शर्म आ रही है? अरे रिया, शर्म किस बात की, मैंने वैसे भी सब देखा हुआ है। विक्रम प्लीज फोल्डेड हैंड्स, जाओ यहां से प्लीज। ठीक है। और विक्रम बाथरूम से चला जाता है। रिया फ्रेश होकर बाहर निकलती है।
उसने लाल रंग की साड़ी पहनी होती है। बाथरूम से निकलकर वो सीधे शीशे के सामने आती है। वह अपने मांग पर सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, होठों पर लिपस्टिक लगाती है और कुछ हल्का मेकअप करके नीचे जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो विक्रम के पास जाकर पूछने लगती है, विक्रम, तुमने मुझे ये नहीं बताया, उस दिन हॉस्पिटल में वह आदमी कौन थे और मैं तुम्हारे रूम में कैसे? रिया की आवाज सुनकर विक्रम उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, उस दिन हॉस्पिटल में जो आदमी आए थे वह मेरे लिए थे। रिया हैरान होकर, आपके लिए? विक्रम ने बहुत ही नॉर्मल ही जवाब दिया, हाँ मेरे लिए, पर क्यों आए थे उसका अभी तुम्हारे लिए जानना ठीक नहीं है। जब समय आ जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। विक्रम ने ऐसा जब कहा तो रिया ने भी उससे ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। रिया के दिमाग में और कुछ भी चल रहा था। हिम्मत करके उसने विक्रम से पूछा, पर मैं तुम्हारे रूम में कैसे? उस दिन एक्चुअली ऐसा हुआ था, मेरा रूम नंबर 106 था और उस राकेश का रूम नंबर 109 था। उस दिन जब मैं अपने रूम में गया तो मैंने अपने रूम का गेट बहुत जोर से बंद किया क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुंचना था। पर गेट जोर से लगने के कारण रूम के बाहर लगा हुआ नंबर जो कि 106 था उसकी प्लेट गलती से घूमकर 109 हो गई। इसलिए जब आरव तुम्हें जबरदस्ती लेकर आ रहा था तो उसने 106 के रूम का 109 समझ लिया। उसने इतना दिमाग लगाकर नहीं सोचा क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। बस इतनी ही बात हुई थी। उसके आगे का तुम्हें पता ही है। रिया को जब सारी बात का पता चल गया तो वह वहां से जाने लगे, पर अचानक से किसी बात का ख्याल आया और वह पीछे मुड़कर विक्रम की तरफ देखी और बोली, हाँ ठीक है, और एक बात, जैसे कल तुम मेरे करीब आ गए थे वैसा आज के बाद ऐसा करना भी मत। मैं तो करूंगा, पत्नी हो मेरी, हक है मेरा, और वैसे भी मैंने तो तुमसे पूछकर किस किया था, लेकिन तुमने तो बिना मेरे से पूछे मुझे किस। लेकिन विक्रम ने यह बात बीच में ही छोड़ दी और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। रिया वहां शौक से खड़ी हष्ट फेस रह गई। रिया तैयार होकर किचन में चली जाती है। किचन में यशोदा जी होती है। रिया, आंटी जी आप यहाँ पर? यशोदा जी, हाँ बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। पर रिया, पर क्या आंटी जी? यशोदा जी, रिया तुम मुझे माँ कहकर बुलाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। विक्रम के जो भी रिश्ते हैं वो तुम्हारे भी रिश्ते हैं। उस नाते में विक्रम की माँ के साथ अब मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। अभी भाग कर किचन में आता है। अभी माँ, आप भाभी को किचन में क्यों ले आए? क्योंकि आज रिया की पहली रसोई है तो आपकी भाभी को किचन में आना ही था। अब तुम यहाँ से जाओ, हमें यहाँ पर बहुत काम है, यशोदा जी ने अभी को बताया। भाभी, आप मेरे लिए पालक पनीर बना देना, वो मुझे बहुत पसंद है। अभी ने जल्दी से अपनी फरमाइश रिया को बता दे। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है देवर जी, ओपन माउथ स्माइल। यशोदा जी मैं अभी को किचन से बाहर निकाला और रिया की तरफ वापस मुड़कर कहने लगी, चलो बेटा जल्दी करो। जी आंटी। आंटी सुनकर यशोदा जी रिया की तरफ नामंजूरी में देखने लगी। रिया को समझ में आ गया कि उसने क्या कहा है। उसने झट से अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब माँ। यशोदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब कहा ना सही, इस बार गलती हो गई, माफ किया, अगली बार नहीं होनी चाहिए, और हंसने ओपन माउथ स्माइल लगी। यशोदा जी ने किचन में रिया की पहली रसोई की पूरी तैयारी कर दी थी। रिया ने जल्दी से सभी डिश बनाई जो जो यशोदा जी ने उसे बताई थी। अब पूरियां तलने की बारी थी। रिया ने पूरी बनाई, वह कढ़ाई में पूरी तलने के लिए डालने ही वाली थी तभी यशोदा जी बोले, रिया बेटा, हमारे घर की एक परंपरा है, यदि बहू कढ़ाई में पूरी डालती है और वह पूरी फूल जाती है तो घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुम्हारी पूरी फूलती है या नहीं? अब ये देखते हैं। कढ़ाई में रिया पूरी डाल देती है और पूरी फूल जाती है। रिया खुशी ओपन माउथ स्माइल से नाचने नर्तकी नर्तकी लगती है। अरे वाह, ओपन माउथ स्माइल, मम्मी पूरी फूल गई। यशोदा जी रिया को ऐसा देख खुश हो जाती हैं। किचन का सब काम खत्म हो जाता है। सभी लोग डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। यशोदा जी और रिया दोनों खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। रिया सबको खाना देती है। उसने सबके पसंद का खाना बनाया, लेकिन यशोदा जी ने उससे विक्रम की पसंद का कुछ नहीं बताया। जब विक्रम ये सभी के पसंद की डिश देखी उसका मुंह अनअम्यूज्ड बन गया। उसने मुंह अनअम्यूज्ड बनाते ही उसने माँ से कहा, आपने सबकी पसंद की डिश बनाई है, मेरी पसंद की क्यों नहीं? तुम्हारी पसंद, तुम तो सभी की पसंद की डिश खा लेते हो तो स्पेशल क्या बनाती? अपनी माँ की बात सुनकर विक्रम ये सुनकर हैरान ओपन माउथ फेस था कि उसकी माँ को उसकी पसंद भी नहीं पता। उसने जानबूझकर अपना दबदबा जमाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मैं मानता हूँ मैं सभी की पसंद की डिश खा लेता हूँ, पर मेरी कोई अपनी भी पसंद है। बेटा तुमने कभी बताया ही नहीं कि मुझे ये चीज़ भी पसंद है, तो मैं आज रिया से कहकर तुम्हारे लिए बनवा देती, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है।
इसलिए तुम इन्हीं डिश में से खाना होगा, यशोदा जी ने विक्रम को कहा और बाकी सभी परिवार वालों को खाना परोसने लगी। रिया जो ये सब कुछ देख रही थी वह मन ही मन बहुत खुशग्रीन थी, वही विक्रम अंदर ही अंदर गुस्से पाउटिंग से पागल हुए जा रहा था। मानो वो कह रहा हो मेरी ही वाइफ में आज पहली बार घर पर खाना बनाया, वह भी सबकी पसंद का, सिवाय मेरी पसंद का तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं रिया। विक्रम ने रिया को वहां कुछ नहीं कहा और चुपचाप डिनर कर लिया। दादाजी को खाना बहुत पसंद आया, उन्होंने रिया को खानदानी कंगन दिए। राज ओबरॉय ने रिया को एक नेकलेस दिया। रिया सभी के पास होकर अभी के पास गई, जो बहुत ही मस्त मौला होकर बिना किसी की ओर ध्यान दिए नाश्ता किए जा रहा था। कैसा लगा खाना? अभी तो चटखारे ले लेकर खाना खा रहा था और मस्तमौला अंदाज से ही रिया से बोला, भाभी मजा ठीक है? का चिन्ह आ गया। मजा ओपन माउथ स्माइल आ गया ना, तो लाओ मेरा गिफ्ट। रिया ने अपना हाथ आगे करते हुए अभी से कहा। रिया का गिफ्ट मांगना अभी के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था और वह अपना सर खुजलाने लगा, उसे तो खाने से मतलब था। वह गिफ्ट लेकर ही नहीं आया, अभी नहीं, जल्दी से रिया का ध्यान गिफ्ट से भटकाने के लिए कहा, अभी खाना खा लूं, उसके बाद गिफ्ट लेकर आता हूं। मेरे रूम में रखा है और इतना अच्छा है, आप हमेशा याद रखोगे। आपके देवर ने आपको गिफ्ट दिया था। रिया ने भी उसकी बात पर विश्वास करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, करते हैं तुम्हारा इंतजार, तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार। रिया बैठ जाओ, नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम्हारा आज इंटरव्यू है, आज फिर से। उस दिन तो तुम जा नहीं पाए, यशोदा जी ने रिया से कहा। विक्रम ने जब इंटरव्यू की बात सुनी तो उसने फोन निकाला और एक मैसेज किया। रिया ने अपने फोन की वाइब्रेट होने की आवाज सुनी, उसने अपना फोन उठाया और विक्रम के द्वारा भेजा हुआ मैसेज पढ़ने लगी, जिसमें लिखा हुआ था, अभी और इसी वक्त स्टडी रूम में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। बदले मेरी आने मैसेज टाइप करके विक्रम को कहा, मैं नहीं आने वाली। स्मर्क, तुम्हें शायद पता नहीं है, मैंने शादी कुछ शर्तों पर शादी की थी और वह शर्तें तो बताना चाहिए ना। रिया शौक होकर विक्रम की तरफ देखने लगती है। विक्रम फिर से मैसेज करता है, थोड़ी देर में तुम स्टडी रूम में नहीं आए तो वह सब बातें जो हमारे बीच उस दिन स्टडी रूम में हुई थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना रखी है मैंने, जो सीधे तुम्हारे भाई को भेज दूंगा, फैसला तुम्हारा। मैसेज करके विक्रम सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। विक्रम का जब यह मैसेज रिया पढ़ती है तो उसके गले में खाना अटक जाता है और वह खसरेने लगती है। यशोदा जी जल्दी से उसे पानी देती हैं और उसके पीठ सहलाती हैं। खाना खाकर रिया सीधे विक्रम के स्टडी रूम में जाती हैं। स्टडी रूम में जाते हैं उसे झटका लगता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वह अपनी आंखें बोलती है तो वह दिखती है वह विक्रम की गोद में है। परी रिया सीधे विक्रम पर नाराज होने लगती है। यह क्या है विक्रम, आपने हम लोगों के बातें रिकॉर्ड की थी? उद्धरण चिन्ह, हाँ बेबी हाँ की थी, रिकॉर्ड ओपन माउथ स्माइल। तुम्हें पता आजकल मुंह से बोली हुई बातों की कोई कदर नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया। रिया गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेती है और एक लंबी सांस लेती हुई विक्रम से कहने लगती है, विक्रम कौन सी शर्तें हैं तुम्हारे जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ स्टडी रूम में बुलाया है? रिया ने जल्द से पूछा, चलो बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम्हें बहुत जल्दी है शर्तें सुनने की। रिया पाउटिंग गुस्से में विक्रम की तरफ देखने लगती है और उससे कहती है, तुम मुझे बताते हो या नहीं? विक्रम, ठीक है बेबी बताता हूँ, डोंट ENGRY। विक्रम पास में रखे हुए टेबल से एक फाइल उठाता है और रिया के हाथ में देता है। इसमें सभी शर्तें लिखी हुई है, पढ़ लो और साइन कर दो। रिया जैसे जैसे फाइल में लिखी हुई शर्तें बढ़ती जा रही है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बद से बदतर होता जा रहा था। शर्तों को पढ़ने के बाद रिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, उससे तो उम्मीद ही नहीं होती विक्रम ऐसी कोई भी शर्त रख सकता है। और उसने विक्रम की तरफ देखा जो बहुत ही इनोसेंट बनकर रिया की तरफ देख रहा था, मानो उसने कुछ ही नहीं। वही रिया तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी और उसने विक्रम से पूछा, ये कैसी शर्तें हैं तुम्हारी? उल्टा विक्रम ने कहा, इतनी प्यारी शर्तें हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अगले दिन जब रिया की नींद खुली तो उसने अपने ऊपर हाथ रखा हुआ देखा। जब उसने उस तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान, ओपन माउथ स्माइल आ गई। उसने धीरे से आरव का हाथ अपने ऊपर से अलग किया और बाथरूम में चली गई। बाथरूम से जब बाहर आए तो उसने देखा उसका फोन रिंग कर रहा है। उसने फोन उठाया, फोन उसकी मां पल्लवी कपूर का था। बेटा कहाँ हो? तुम्हारे पापा बहुत देर से मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने बहाना लगाकर उन्हें रोक रखा है। मॉम मैं बस घर आ रही हूँ। ठीक है बेटा जल्दी आओ। इतना कहकर पल्लवी जी ने फोन रख दिया। प्रिया ने जब पल्लवी का फोन रखा तो उसने कमरे की चारों तरफ नजर घुमाई और अचानक से उसकी नजर शीशे पर गए। शीशे पर जब उसने अपने आप को देखा तो मुस्कुराते हुए वेद की तरफ चली गई। प्रिया ने आरव की टी-शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी। उसने जाकर आरव को जगाया, आरव जाग जाओ और पता करो रिया अभी भी राकेश के रूम में है या फिर निकल गई है।
ये सुन आरव की जाग खुल जाती है और मुस्कुराते हुए प्रिया को अपनी बाहों में लेकर कहता है, अरे इसके बारे में मैं तो भूल ही गया। बेबी तुम बहुत अच्छी हो, तुम ना हो तो पता नहीं मैं क्या करूं। ठीक है अब जाओ, जल्दी से जाओ, जाकर पहले देखो वह काम पूरा हुआ या नहीं। आरव ने जल्दी से अपने दूसरे कपड़े पहने और रूम से बाहर चला गया और सीधे रूम नंबर 109 जहां राकेश जी गुस्से पाउटिंग से पागल हो रहे थे। आरव क्या मजाक है, तुमने मुझसे 1 करोड़ का चेक ले लिया और वो लड़की थी वो भी वहां से भाग गई। जल्द से जल्द मुझे अपनी 1 करोड़ वापस चाहिए। अरब ने जब राकेश जी की बात सुनी तो वह मानव जैसे सदमे में ही चला गया हो, उसने तो पैसे पूरे खर्च ही कर दिए थे, तो अचानक से वह इतने सारे पैसे उनको कैसे दे सकता था और वह जिया कैसे, और उसने राकेश जी से पूछना ही ठीक समझा और उनसे पूछने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है सर? उसे मैं अपने हाथों से आपके रूम में धक्का देकर गया था और बाहर से लॉक लगाकर गया था ताकि वह भाग ना सके, पर यह कैसे हो सकता है? राकेश जी का तो गुस्सा हाय दिमाग में पहुंचा हुआ था, इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा गुस्सा आरव पर ही उतारना ठीक समझा और चिल्लाते हुए कहने लगी, यह मुझे कुछ नहीं पता, कल तक मुझे मेरे 1 करोड़ रुपए वापस चाहिए। आरव राकेश जी को समझाने की कोशिश करने लगा पर राकेश जी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने आरव की एक बात भी नहीं सुनी और वहां से आरव को चेतावनी देते चले गए। आरव बहुत ज्यादा गुस्से में था और वहां से वापस प्रिया के पास आ गया। प्रिया अपने रूम में बैठी हुई बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, जैसे कि उसका पूरा बना बनाया प्लान पूरा हो गया हो। अब उसे बस इंतजार था उस खुशखबरी का जिस बहुत जल्द आरव आकर सुनाने वाला था। जैसे ही आरव आया उसने खुश होते हुए आरव के पास जाकर खुशखबरी सुनने का फैसला किया, लेकिन आरव ने जब उसे सच बताया तो उसके पैरों में से जैसे जमीन ही निकल गई हो। उसे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है। उसने आरव से पूछा, डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आरव अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और उसने चिल्लाते हुए प्रिया से कहा, वह रिया कपूर यहाँ से भाग गई, पर कैसे? जब मैंने उसे राकेश के रूम में छोड़ा था उसके बाद मैंने अपने आदमी को फोन कर दिया था और उन्हें कहा था उस रूम पर नजर रखें, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया खुद भी हैरान थी, जब आरव ने खुद अपने आदमी उस रूम के बाहर लगा रखे थे तो रिया कैसे भाग सकती थी। इसलिए प्रिया ने जल्दी से आरव को अपने आदमियों से बात करने के लिए कहा, अपने आदमियों को कॉल करके पूछो। पर जैसा आरव ने कहा इस बात से प्रिया और ज्यादा शॉक हो गई और आरव की तरफ कहने लगी, क्या क्या रहे हैं? राकेश के रूम से कोई बाहर निकला ही नहीं। अबे राकेश मुझसे करोड़ मांग रहा है, क्या करूंगा मैं, कैसे दूंगा? अरब ने कहा। अरब की बात सुनकर अचानक से प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने भारत से उस आइडिया को डिस्कस करते हुए पूछा, आरव तुमने मुझे एक बात बताई थी कि रिया ने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल अभी तक तुमने नहीं किया, क्यों ना आप उसका इस्तेमाल कर लो? बाकी के 50,000,000 मैं पापा से कहकर तुम्हें दिलवा दूंगी, और वैसे भी हमारी कंपनी तो अच्छी चल ही रही है ना, रिया जाएगी कहाँ वापस, उसे वही आना है। कैसे ही प्रिया का लेना? रब ने सुना वह बहुत ज्यादा खुश हो गया और प्रिया को गले से लगाते हुए बोला, सही कहा तुमने, छोड़ूंगा नहीं मैं रिया को। आर कल रात हुई बातों को सोचने लगा। आरव प्रिया का हाथ पकड़ते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राकेश जी के रूम से बाहर आने की? तुम्हें पता नहीं वह मेरी कितनी मदद कर रहे हैं मेरे बिजनेस में। रिया बार बार अपना हाथ आरव से शेरवाने की कोशिश कर रही थी और उसके सामने अपने आप को माफ करने के लिए कि गिड़गिड़ा भी रही थी, पर आरव को रिया की आवाज और ना ही उसके आंखों के आंसू क्यों दिखते हैं। वो रिया को जबरदस्ती मुकेश जी के रूम में धक्का मारकर, जो कि विक्रम का रूम है, वहां से अपने रूम में चला जाता है। प्रिया आरव को गले लगाकर कहती है, बेबी रिया को क्या तुम उसी राकेश के पास, पर इससे पहले भी अपनी बात पूरी कर पाती। आरव ने उसे उसी वक्त रोक दिया, बेबी आज रात हम उसकी बात ना करें तो अच्छा है, हम लोग अपनी बात करें। प्रिया इनोसेंट बनते हुए, क्या मतलब? बेबी कल हम लोग ऐसी भी शादी के लिए तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने वाले हैं, तो क्या हम लोग मुझे अपनी लिमिट पार कर सकते हैं? आरव की बात सुनकर प्रिया आरव की तरफ गुस्से से देख रही लगी। आरव ने जल्दी से अपने आप को बचाने के लिए कहा, प्रिया ये तो है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तो फिर क्यों मुझसे दूर जा रही हो? आने दो मुझे अपने करीब। प्रिया बहुत ही ध्यान से आरव की बात सुन रही थी। प्रिया अपने मन में दिक्कत क्या है इसमें, आज मैं और आरव एक हो जाते हैं तो फ्यूचर में कोई भी आरव के पास नहीं आ पाएगा, और वैसे भी हम कल जा तो रहे हैं माँ पापा के पास। प्रिया शर्माते हुए, ठीक ठीक है माँ, वो मैं रेडी हूँ। आरव ने प्रिया की हाँ सुनी तो उसने प्रिया को अपनी बाहों में लिया और बेड की तरफ लेकर चला गया। उसने प्रिया को बेड पर लेट आया और उसके ऊपर आकर उसको किस करने लगा। प्रिया क्या हुआ बेबी? आरव, वह रिया कपूर यहाँ से भाग गई, पर कैसे? जब मैंने उसे राकेश के रूम में छोड़ा था
उसके बाद मैंने अपने आदमी को फोन कर दिया था और उन्हें कहा था उस रूम पर नजर रखें। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया, तुमने अपने आदमी को कॉल नहीं किया? आरव, किया था प्रिया। वो क्या रहे हैं? राकेश के रूम से कोई बाहर निकला ही नहीं। अबे राकेश मुझसे करोड़ मांग रहा है। क्या करूंगा मैं, कैसे दूंगा? प्रिया, आरव, तुमने मुझे एक बात बताई थी कि रिया ने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल अभी तक तुमने नहीं किया। क्यों ना आप उसका इस्तेमाल कर लो? बाकी के 50,000,000 मैं पापा से कहकर तुम्हें दिलवा दूंगी। और वैसे भी हमारी कंपनी तो अच्छी चल ही रही है ना। रिया जाएगी कहाँ वापस? उसे वही आना है। आरव, सही कहा तुमने, छोड़ूंगा नहीं मैं रिया को। अब आगे। प्रिया की बात मानकर आरव ने अपना गुस्सा पाउटिंग शांत किया और प्रिया के माता पिता से मिलने के लिए उसके घर चला गया। प्रिया के माता पिता ने जब प्रिया को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आते हुए देखा तो पल्लवी बोली, पल्लवी बेटा कहाँ थी? देखो ना, हम दोनों कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रिया, मॉम मैं आरव के साथ थी। आरव, यह मेरी माँ है और यह मेरे पापा। आरव, अंकल आप कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए? ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। प्रिया शौक से, आरव तुम पापा को जानते हो? आरव, हाँ मैं अंकल को जानता हूँ, बल्कि मेरे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वह मुझे अंकल ने ही बताया था और अंकल ही ने मुझे बताया कि मिस्टर राकेश को रिया बहुत पसंद है और मैंने और अंकल ने ये सब प्लान किया। आदर्श कपूर, रिया के चाचा। अरे बेटा मैं जानता हूँ तुम शुरू से ही रिया से प्यार नहीं करते थे, मेरी प्रिया से प्यार करते थे। जब मैंने देखा कि तुम दोस्ती के खातिर उस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो जिस लड़की ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे छीना, तुम मुझसे रहा ना गया, इसलिए मैंने उस दिन का पूरा सच तुम्हें बता दिया। सॉरी यार, अब बेटा मेरे कारण तुम्हारी दोस्ती रिया से टूट गई। आरव, नहीं अंकल आपने बिल्कुल ठीक कहा। यदि आप मुझे वह सच नहीं बताते तो मैं अपने प्यार से भी दूर चला जाता और अपने माता पिता के कातिल के साथ शादी करके अनजाने में ही उस गुनाह का भागीदार बन जाता। प्रिया, अब छोड़ो पुरानी बातों को। आरव, तुम भूल गए हो तुम यहाँ क्या करने आए थे? आरव मुस्कुराकर, ओपन माउथ स्माइल। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे अच्छे से याद है मैं यहाँ क्या करने आए हो। सागर जी, चलो कब तक खड़े रहेंगे, हम सब आओ बैठकर बात करते हैं। फिर सभी लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। सागर अपने प्लेन के बारे में आरव से पूछता है। आप उसे जो कुछ भी जो कल रात हुआ वह सब कुछ बता देता है। सागर जी गुस्से पाउटिंग में, इतना अच्छा प्लान बनाया हम लोगों ने, उस लड़की ने पूरी प्लेन पर पानी फेर दिया। प्रिया, पापा अब आपको ही आरव की मदद करनी होगी। सागर जी, हाँ बेटा, क्यों नहीं बेटा, अब आरव हमारे घर का होने वाला दामाद है। वह एक कॉल करते हैं, फोन पर कुछ कहते हैं, उसके बाद फोन कट कर देते हैं। 2 घंटे बाद उनके घर की डोरबेल बजती है। एक नौकर जाकर गेट खोलता है। दरवाजे पर एक वकील खड़ा होता है। नौकर उसे लिविंग रूम में ले आते हैं। नौकर उसे वकील को अच्छे से जानते हैं क्योंकि सागर कपूर अपने सभी काम उसी वकील से करवाते हैं। सागर जी, मैंने जो कुछ फोन पर बताया था वह सब ले लेकर आए हो ना तुम? सागर जी का वकील, जी कपूर साहब मैं सब लेकर आया हूं। आरव, क्या किस बारे में बात हो रही है? सागर जी, आओ आरव बेटा, प्रिया कह रही थी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए, पर बेटा मैंने अपनी सभी पूंजी जायदाद प्रिया के नाम की है क्योंकि वह मेरी इकलौती बच्ची है और उसके वसीयत में एक कंडीशन लिखी हुई है। आरव कुछ हैरान होकर, कैसी कंडीशन अंकल? प्रिया, हाँ डैड, कैसी कंडीशन और आप इतना संकोच कर क्यों कर रहे हो? सागर जी, बेटा मुझे गलत मत समझना। प्रिया की वसीयत में मैंने एक ऐसी कंडीशन लिखवाई थी कि प्रिया अपनी मर्जी से अपने जायदाद या पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वह इसका इस्तेमाल तभी कर पाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी और शादी के बाद उसकी सारी जायदाद का मालिक अपने आप उसका पति हो जाएगा। आरव, ओपन माउथ फेस। प्रिया, ओपन माउथ फेस। पल्लवी, ओपन माउथ फेस। सागर जी, इसलिए मैंने मैरिज के पेपर भी मंगवा ली हैं। तुम शादी, मेरा मतलब तुम इन पेपर पर साइन कर कर ऑफिशियल प्रिया की हस्बैंड बन जाओ आप, उसके बाद तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। कहते हैं ना, जब इंसान एक बार गलत रास्ते पर चलने लगता है तो उसका सही रास्ते पर आना मुश्किल होता है। वही हालत है इस वक्त आरव की थी। वह पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी था और वही सागर कपूर अपने बेटी से हद से ज्यादा प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर पेपरों में ऐसी कंडीशन लिखवाई। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, सागर कपूर ने पहले से ही वसीयत लिखी हुई थी। उन्होंने वसीयत 2 घंटे पहले ही बनवाई थी जिसमें ये कंडीशन मतलब हस्बैंड वाली ऐड करवाई थी ताकि आरव उनकी बेटी प्रिया से शादी कर ले। आरव, ठीक है अंकल, मैंने प्रिया से वादा किया था शादी करने का, जो शादी हम 1-2 महीने बाद करने वाले थे उसे आज करने में क्या जाता है। प्रिया खुश होकर, जी पापा, आरव सही कह रहे हैं।
फिर वह दोनों लोग पेपर सेंड कर देते हैं और वकील उनके घर से चला जाता है। सागर जी बेटा, आज के बाद तुम प्रिया कॉर्पोरेशन के मालिक हो, और एक और बात, उस कंपनी की प्रिया मालिक है और रिया एक मामले से एम्प्लॉय। वहां तुम उससे अपना बदला ले सकते हो। आरव, अच्छा, इसलिए प्रिया तुमने कहा था कि रिया भागकर कहीं नहीं जाएगी, आना तो उसे वही होगा। प्रिया, हाँ, ग्रिन प्रिया खुश होकर। जी पापा, आरव सही कह रहे हैं। फिर वह दोनों लोग पेपर सेंड कर देते हैं और वकील उनके घर से चला जाता है। सागर जी बेटा, आज के बाद तुम प्रिया कॉर्पोरेशन मालिक हो, और एक और बात, उस कंपनी के प्रिया वहां की मालिक है पर रिया एक एम्प्लॉय। वहां तुम उससे अपना बदला ले सकते हो। आरव, अच्छा, इसलिए प्रिया तुमने कहा था कि रिया भागकर कहीं नहीं जाएगी, आना तो उसे वही होगा। प्रिया, हाँ, ग्रिन ओपन माउथ स्माइल, ग्रिन ओपन माउथ स्माइल। अब आगे। विक्रम का स्टडी रूम। रिया विक्रम की गोद में बैठी हुई थी और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें देख रही थी। जैसे जैसे वह शर्तें पढ़ रही थी, उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बद से बदतर हो रही थी। रिया, विक्रम, ये कैसी ऐसी शर्त रखी हुई है तुमने? विक्रम, कितनी प्यारी शर्तें हैं, गुस्सा क्यों हो रही हो? रिया, ऐसे कैसे शर्तें रख सकते हो तुम? विक्रम, कैसे शर्तें हैं, दिखाओ मुझे। इतनी अच्छी तो शर्तें हैं, तुम्हें पसंद पढ़ना नहीं आता क्या? रिया पाउटिंग गुस्से से। विक्रम, देखो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। नंबर 1, तुम मुझे विक्रम नहीं कहोगी, हबी या बेबी कहकर बुलोगी। नंबर 2, हर रोज सुबह तुम मुझे नींद से उठाओगी, वो भी किस देकर। नंबर 3, तुम्हें मेरी कंपनी में ही काम करना है, और नंबर 4, तुम्हें रात में मेरे साथ एक ही बेड पर सोना होगा, कोई अलग सोफे पर नहीं। नंबर 5, तुम मुझे किस करने से नहीं रोक सकती, जैसे तुमने कल करने की कोशिश की थी। बस इतनी सी तो शर्तें हैं मेरी, मैंने कौन सा तुम्हें जबरदस्ती हाँ बोलने को कहा है। तुम्हारी मर्जी है, तुमने शर्त माननी है तो मानो, वरना मत मानो, मेरा क्या है। मैं तो ये रिकॉर्डिंग अंश को भेज दूंगा बस। रिया, विक्रम पाउटिंग पाउटिंग। फिर वह साइन कर देती है। विक्रम, गुड बेबी। विक्रम, चलो अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें मान ली हैं तो उसे एग्जीक्यूट किया जाए। रिया, मुझे कुछ काम है, मुझे जाने दो। विक्रम, है बेबी, हस्बैंड का ख्याल रखना भी काम ही होता है। रिया, विक्रम बेबी। इससे पहले रिया विक्रम को कुछ कह पाती, विक्रम ने अपने होंठ रिया के नर्म होठों पर रख देता है। उसका एक हाथ रिया के गाल पर और एक हाथ रिया के पीछे वालों पर था। रिया विक्रम को किस नहीं कर रही थी, लेकिन विक्रम ने अचानक उसे किस करना छोड़ दिया और रिया से कहने लगा, विक्रम तुम जाओ यहां से। रिया हैरान होकर, अब इसे क्या हुआ? रिया, तू इतना क्या सोच रही है, इसने तुझे किस करना बंद कर दिया है, अभी मौका है, चल भाग ले यहां से, और यह वहां से जाने लगती है। तभी रिया के कानों में एक आवाज आती है, विक्रम, हेलो अंश, क्या कर रहे हो? अंश, कुछ नहीं जीजू, स्कूल वर्क। विक्रम, बहुत अच्छा। अंश, और जीजू आप बताओ कैसा हो? विक्रम मुस्कुराकर रिया की तरफ देखता है। रिया, यह मेरी तरफ क्यों देख रहा है और इस रावण कुमार के चेहरे पर हंसी क्यों है? विक्रम, अंश तुम्हारी दीदी ना मुझे की। और फिर रिया की तरफ देखता है। रिया जो बाहर जाने ही वाली थी, विक्रम की बात समझ गए और दौड़ती हुई उसने फोन विक्रम से लेकर काट दिया। रिया, ये क्या कर रहे हो आप? विक्रम, मैं क्या कर रहा हूं, अपने नन्हे साले से बात कर रहा हूं बस। रिया, देखिए विक्रम, मैं सब जानती हूं आपका क्या मकसद है। विक्रम, जानती हो तो पूरा क्यों नहीं करती हो? रिया गुस्से में थी, इसलिए उसमें बिना सोचे समझे कहने लगी, आप यहाँ किस करना चाहते हैं? स्टडी रूम में, वह भी दिन में, कोई आ गया रूम में तो क्या होगा? विक्रम, तो तुम्हें यहाँ शर्म आ रही है? ठीक है, हम अपने रूम में ही करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज मुझे कंपनी वापस जाना होगा कुछ काम के लिए, इसलिए आज तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है और कंपनी जाने के लिए चला जाता है। रिया लंबी सांस लेती हुए, अच्छा है, रावण कुमार चला गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होता, फोल्डेड हैंड्स, थैंक्स गॉड। इतना कहकर रिया भी अपने रूम में चली गई। विक्रम ने जो शर्तें रखी थी उसके मुताबिक अब रिया को विक्रम की कंपनी में ही काम करना था, इसलिए वह इंटरव्यू के लिए नहीं गई। दोपहर के 2 बजे सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, वहां पर सिर्फ विक्रम और अभी नहीं था। तभी अभी भागता हुआ आया और कहने लगा, अभी माँ, अब तो भाई की भी शादी हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या मैं उसे घर लेकर आ सकता हूँ सबसे मिलवाने? अभी तो ऐसे ही बोल रहा था मानो यशोदा जी उसकी शादी उससे से बिना पूछे किसी और से करवाने जा रही हो। यशोदा जी, अभी के कान पकड़कर, क्या कहा तूने? तेरी गर्लफ्रेंड और तू हम लोगों को अब बता रहा है? अभी माँ, कान तो छोड़ो, पहले बताता हूं ना। यशोदा जी अभी के कान छोड़ देते हैं। अभी अपने कान को सहलाता है और कहता है,
अभी माँ मैं उसे आज ही लेकर आ जाऊंगा, वैसे भी वह हमारी कंपनी में ही काम करती है, इसलिए जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो उसे भी साथ लेता आऊंगा। रिया वह तो ठीक है अभी भैया, लेकिन ये तो बताइए मेरा गिफ्ट कहाँ है। अभी मन में हे भगवान, भाभी का गिफ्ट तुम्हें भूल ही गया। अचानक से कुछ सोचकर, भाभी मैंने आपको अपने भाई गिफ्ट में दे दिए हैं, अभी भी आपको अपने देवर से कुछ चाहिए। सभी लोग अभी की बात सुनकर हंसने लगे और रिया ने शर्म से अपने नजरें नीचे कर ली। अभी मैं कितना स्मार्ट हूं ना, भाभी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ और मैं गिफ्ट देने से भी बच गया। वाह बेटा वाह। आगे की कहानी पार्ट 4 देखे।